हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज थर्मोडायनेमिक्स। अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और नीट के हिसाब से देखा जाए तो ये 9% ऑफ फुल सिलेबस का इस पे क्वेश्चन रहता है, यानी कि लगभग 4 क्वेश्चन इससे रहेंगे थर्मोडायनेमिक्स से, और जेईई मेंस में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जेईई मेन में 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है, हर एक साल रहता है। आप क्वेश्चन बैंक को उठा के देख लीजिए, और नीट में 4 क्वेश्चन पक्का रहता है इससे। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स मतलब वो क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन होता है जब आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। यहां पे क्या है, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट विथ नोइंग काउज के साथ स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम लोग पढ़ेंगे यहां पे। अब हीट होता क्या है और ये इसका यूनिट क्या होता है। तो हीट को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे, हीट का यूनिट जो होता है ये होता है आपका जूल, और वर्क का भी यूनिट होता है जूल। वर्क का भी होता है यूनिट जूल। वर्क और हीट में क्या अंतर है, तो वर्क जो टर्म है वो डिपेंड करता है फोर्स पे, और जो हीट डिपेंड करता है वो आपका टेम्परेचर पे। जो हीट डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे करता है। हाँ, ये भी एनर्जी होता है, ये भी एनर्जी होता है, दोनों का टर्म अलग अलग है। वर्क और हीट दोनों अलग अलग टर्म है। वर्क की बात करेंगे तो वर्क डन की बात करेंगे, वर्क कितना हुआ, तो ये कहीं ना कहीं फोर्स पे डिपेंड करता है। और ये हीट जो है, हीट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब हीट के कारण क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, हीट के कारण ड्यू टू हीट क्या क्या बदल सकता है, ड्यू टू हीट क्या क्या चेंज हो सकता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, मोल, ये सब बदल सकते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये कैसे चेंज हुआ, इसका क्या इफेक्ट है, वो सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आता है यहां पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां पे फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछा जाता है। अब यहां पे एक टर्म आया, जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसको समझते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुआ जीरोथ लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां देखिए ध्यान से, इसको जीरोथ लॉ इसलिए कहा गया है कि यह फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बाद आया था। फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बाद आया था, लेकिन ये मोर बेसिक था। तो फर्स्ट और सेकेंड जब रखा गया तो अब क्या थर्ड तो रखेंगे नहीं, क्योंकि थर्ड क्या है कि ज्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये मोर बेसिक है फर्स्ट और सेकेंड से। तो ज्यादा बेसिक होने के कारण क्या है कि आपको इस पे, इसीलिए इसका नाम रखा गया जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकेंड ड्राइव हो गया था, उसके बाद ये वाला पता चला था, तो इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रखा गया है। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है ये सुनिएगा, बहुत ही आसान है। जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां पे इस तरह का अरेंजमेंट है।
इस तरह का अरेंजमेंट यहां दिया गया है। अब यहां देखिए, इसमें अलग अलग गैसेस भरे गए हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये है आपका कंडक्टिंग वॉल, ये क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग वॉल, या इसी को आइडियाबैटिक वॉल, आइडियाबैटिक वॉल भी बोलते हैं। चलिए, अब यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या कि ये तीन गैसेस हैं, तीन गैसेस है ए बी और सी, और ये क्या है कंडक्टिंग वॉल है। ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है। अगर यहां पे टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ सी हो जाए और यहां पे टेम्परेचर ऑफ सी बराबर टेम्परेचर ऑफ बी हो जाए, देन हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों भी टेम्परेचर आपस में बराबर होगा, यानी कि ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर का फ्लो ना, मतलब क्या कि ये सब कांस्टेंट रहे, मतलब TA बराबर TC, यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर, अगर यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर बराबर है तो अगर ये रिमूव, ये हम लोग अगर ये रिमूव कर देंगे तो कह सकते हैं कि यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर बराबर होगा, तो यहां पे आपस में एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पे होगा, यानी कि हीट का फ्लो नहीं होगा। और एक बात आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि हीट का फ्लो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण होता है। तो यहां जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर दो गैसेस TA और ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपका जीरोथ लॉज कहता है कि दो यहां से ये दोनों अगर गैसेस थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, कि यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऐसे इक्विलिब्रियम का होता है नेट फोर्स जीरो होता है और नेट टॉर्क जीरो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि यहां टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। ज्यादातर केस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होता है यानी कि आपका डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाता है, यहां पे जीरो हो जाता है। डेल्टा टी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा। तो जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ गए होंगे कि अगर दो गैस मॉलिक्यूल आपस में इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में TA बराबर TC एंड TC बराबर TB, देन TA एंड TB बराबर TA TB भी आपस में बराबर होगा। यह कहा जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का लॉ। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जीरोथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, अब यहां से हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म होता है, नाम है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आखिर होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंटरनल एनर्जी होता क्या है, तो ड्यू टू हीट
ड्यू टू हीट, हीट के कारण, ड्यू टू हीट चेंज इन इंटरनल चेंज इन इंटरनल या इंटरनल चेंज इन गैसेज ड्यू टू हीट, इंटरनल इन गैस मोलिक्यूल लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, मास, ईटीसी, ये सब चेंज हो जाता है हीट के कारण। इंटरनल हीट के कारण ही, ड्यू टू हीट इंटरनल चेंज इन द गैस मोलिक्यूल। अगर कोई गैस मोलिक्यूल है, अगर उसको आप हीट देंगे, अगर कोई गैस मोलिक्यूल है, जैसे ये कंटेनर है, अगर आप इसमें हीट सप्लाई करेंगे, तो हीट सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो भी रहेगा गैस, ये गैस जो रहेगा उसमें क्या क्या हो सकता है, इसका प्रेशर बदल सकता है, इसका टेम्परेचर बदल सकता है, इसका वॉल्यूम बदल सकता है, इसके मोल बदल सकते हैं, इसका मास बदल सकता है, इसके मॉलिक्यूल बदल सकते हैं। तो ये सब अंदर में घटनाएं होती है। तो यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि हीट जो होता है, हीट क्या करता है, ड्यू टू हीट, हीट के कारण ही इंटरनल चेंजेस इन द गैस मॉलिक्यूल होता है। और हीट जो होता है, हीट क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि जो हीट होता है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, और एक बॉडी से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर ट्रांसफर हो रहा है, कि ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और ये प्लेस भी कह सकते हैं, प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगर टेम्परेचर का फ्लो ना हो, टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो, तो हीट का फ्लो नहीं होगा, हीट का फ्लो नहीं होगा। अधिकतर, ज्यादातर केस में, 99% केस में हीट का फ्लो नहीं होता है अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहा तो। जैसे कि यहां पे, और आपको पता है हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट का फ्लो होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हीट के बारे में, 2 पॉइंट। अच्छा, इसका यूनिट भी होता है, यूनिट क्या होता है इसका, जूल होता है, ऐसा यूनिट जूल, इधर लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या, ऐसा यूनिट हो गया इसका जूल। सीजीएस यूनिट हो जाता है अर्ग, और 1 जूल बराबर 4.2 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है, 4.2 अर्ग। सॉरी, इसको बाद में लिखते हैं। ये 1 अर्ग बराबर 4.2 जूल। तो ये बाद में हम लोग ध्यान देंगे इस पे, ऐसा यूनिट। सॉरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये अलग चीज है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये कैलोरी का पाता है, ठीक है, कैलोरी में होता है ये। तो ये हो गया इसका डायमेंशन,
ml² T⁻², इसका डायमेंशन हो गया। तो ये हीट के बारे में था। हीट क्यों होता है, क्यों ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, हायर से लोअर में जाता है। इसका यूनिट आपको देख लिए। अब क्या है कि यहां पे हम लोग अब अगला जो टर्म पढ़ने वाले हैं, नाम है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है आखिर वो समझते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। हम लोग के सिलेबस में जो है ना, गैस के बारे में कहेंगे तो कौन सा गैस होगा, तो कहेंगे आइडियल गैस हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? आइडियल गैस। आइडियल गैस ही ज्यादातर केस में हम लोग पढ़ा जाता है, आइडियल गैस। तो क्या होता है, हीट का मतलब, ये एनर्जी, एनर्जी का मतलब यहां पे हम लोग पढ़ते हैं, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा होता है इंटरनल एनर्जी। एनर्जी, चलिए इंटरनल एनर्जी पहले तो ये समझ लेते हैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपको नाम से क्लियर है, मोशन के कारण होता है, मोशन के कारण। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होता है, या कॉन्फ़िगरेशन के कारण आता है, या ये जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता है। और इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी जो होता है ड्यू टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ये जो होता है वो मॉलिक्यूल के कारण होता है। इंटरनल एनर्जी किसके कारण होता है? मॉलिक्यूल के कारण। मॉलिक्यूल जो अंदर में होता है, मॉलिक्यूल, उसके कारण होता है। तो यहां पे क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस। क्या पढ़ते हैं हम लोग? आइडियल गैस। ऐसे तो होता नहीं है कोई आइडियल गैस, लेकिन हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसका मतलब क्या कि जो आइडियल गैस होता है वो उसके अंदर जो एनर्जी होता है वो किसके एनर्जी के बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या? जो मॉलिक्यूल इसके अंदर है, आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी कौन सा कंटेन कर रहा है उसके कारण होता है, उसके कारण होता है एनर्जी। तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गया आपका? इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपका? टोटल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये होता है। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आइडियल गैस में कंसीडर नहीं किया जाता है। आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नहीं किया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहते क्या है कि आइडियल गैस में देयर इज नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं होता है। तो जो इसमें नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका? पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाता है? ये आपका जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? इसमें कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ही नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जो आइडियल गैस होता है वो रेस्ट में रहता है, ये रेस्ट में मान लेते हैं हम लोग आइडियल गैस। तो वो जो होता है वो सिर्फ जो अंदर में मॉलिक्यूल होता है उसी के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और वही हम लोग कैलकुलेट अभी करने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है। तो यहां से अब आगे बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। अच्छा, एक बात और कि इंटरनल एनर्जी जो होता है ये जो होता है आपका, ये होता है ये स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या कि ये जो होता है ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है।
ओनली। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये अगर कोई सिस्टम है, यहां से एक पॉइंट, यहां से ए से बी 1 और ये 2, मॉलिक्यूल 1 और 2 दो अलग अलग रास्ते से, ये यहां से यहां गया, एक यहां से यहां गया। तो आपसे पूछा गया कि UA और U1 और U2 में किसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तो कहेंगे कि ये तो दोनों इनिशियली पोजीशन सेम है और फाइनली भी सेम है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये दोनों आपस में 1 और 2 पार्टिकल आपस में बराबर होगा। या नहीं तो क्या कि आपको इस तरह से पूछ सकता है कि अगर कोई एक ये दे दिया गया ग्राफ कि यहां से एक पार्टिकल चला है, ये ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया, तो बताइए इसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा, डेल्टा यू सिस्टम कितना हो जाएगा, 0। इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल एनर्जी तो आप कुछ हद तक समझ गए होंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल के अंदर का जो एनर्जी होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है, और आइडियल गैस हम लोग उसी में पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग छोटा इसलिए कर रहे हैं कि देखते हैं आपको लोग को इंटरेस्ट कितना है। अगर आप ये जो है ना टारगेट बैच, इसलिए हम लोग फिर से स्टार्ट किए हैं कि अगर आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप लोग जितना ज़्यादा से इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना और आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर आपका वीडियो नहीं बना पाएंगे। ठीक है।